सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की बात चल रही थी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के प्रारूप मैंने आपको बताए थे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के 3 प्रारूप हैं: अंश पूंजी में परिवर्तन, अंश पूंजी में कमी करना और कंपनी के सदस्यों, लेनदारों और ऋण पत्रधारियों के साथ अनुविन्यास की योजना बनाना। इसमें अपन ने ये पहला पॉइंट चालू किया था, अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल। तो मैंने आपको बताया था चेंज इन शेयर कैपिटल होता है 5 तरीक़ों से। 5 तरीक़ों में से पहला तरीका अपन पढ़ चुके, अंशों के समेकन द्वारा, बाई कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। दूसरा तरीका अपन पढ़ चुके, अंशों का उपविभाजन, सब डिवीज़न ऑफ शेयर्स। तीसरा तरीका अपन पढ़ चुके, अंशों को इक्विटी स्टॉक में बदलना और इक्विटी स्टॉक को अंशों में बदलना, चेंज ऑफ शेयर कैपिटल इनटू इक्विटी स्टॉक एंड इक्विटी स्टॉक इनटू शेयर कैपिटल। अब इसमें 2 तरीके बचे हैं, नए अंशों का निर्गमन और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना। आज अपन इन दोनों तरीकों की बात करते हैं। तो चलिए अपन अब इन दोनों तरीकों की आज बात करते हैं। बीकॉम पार्ट थर्ड, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अपना मेन टॉपिक जो है, मेन टॉपिक कौन सा है? अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल। चेंज इन शेयर कैपिटल में आज अपन चौथे तरीके की बात करेंगे। चौथा तरीका है नए अंशों के निर्गमन द्वारा, बाय इशू ऑफ न्यू शेयर्स। तो कंपनी नए अंशों का निर्गमन करके भी अपनी अंश पूंजी में परिवर्तन कर सकती है और नए शेयर इशू करती है यदि कंपनी, तो उसकी एंट्रीज़ आपको पता ही है। शुरू से आप 11th-12th में फर्स्ट ईयर में पढ़ते आए हैं। नए शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है कि कंपनी जब भी शेयर इशू करती है, हालांकि सारी एंट्रीज इसको आपको आती है, फिर भी मेन एंट्री में एक बार आपको बता देता हूँ कि कंपनी कुछ पैसा तो मांगती है किस पे, एप्लीकेशन पर, कुछ पैसा मांगती है अलॉटमेंट पर। और अलॉटमेंट पे 2-3 तरीके हो सकते हैं। अलॉटमेंट पे एट पार भी हो सकता है, सममूल्य पर भी हो सकता है शेयर डिस्काउंट पे भी हो सकता है और शेयर प्रीमियम पर भी इशू हो सकता है। और प्राय करके डिस्काउंट और प्रीमियम कंपनी कहाँ पर एडजस्ट करती है? अलॉटमेंट पे एडजस्ट करती है। करने के तो कंपनी कहीं भी कर सकती है, फर्स्ट कॉल पे भी कर सकती है, सेकंड कॉल पे भी कर सकती है, परंतु प्राय करके कंपनियां अलॉटमेंट के ऊपर डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करती हैं और अलॉटमेंट पर ही प्रीमियम का एडजस्टमेंट करती है। तो कंपनी कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांग लेती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मांग लेती है और कुछ पैसा फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल के ऊपर मांग लेती है। और इनकी एंट्रीज़ आपको पता है, शुरू से करते आ रहे हैं, फिर भी एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए। एप्लीकेशन पर जब कंपनी पैसा मांगती है तो सबसे पहले वो पैसा प्राप्त होता है अपने को, और उसके बाद प्राप्त पैसे को अपन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त होगा तो कंपनी एंट्री करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री कंपनी करती है। फिर ये जो एप्लीकेशन का पैसा आया, जो एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हुआ, इस पैसे को कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। और कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। तो कंपनी एप्लीकेशन अकाउंट को तो करेगी डेबिट, तो ये एप्लीकेशन का खाता तो हो जाएगा बंद, इसमें से पैसे निकाल लेंगे और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एप्लीकेशन में से पैसा निकालेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? एप्लीकेशन का देखिए बैलेंस कौन सा है, यहाँ पर एप्लीकेशन का बैलेंस कौन सा है? क्रेडिट। तो इसको तो कंपनी करती है डेबिट। तो कंपनी एंट्री क्या करती है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कैपिटल में चला जाता है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये कैपिटल बन गई। अब एप्लीकेशन का जो पैसा आया वो क्या बन गया, कैपिटल बन गया, और कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। ये दो एंट्री तो किसकी हो गई, एप्लीकेशन की एंट्री हो गई। इसके बाद में कंपनी कौन सी एंट्री करेगी, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन तीनों की एंट्री में एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर इन तीनों के अंदर एक डिफरेंस है एप्लीकेशन में और इन तीनों एंट्रियों के अंदर, कि एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले मांगती है फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र करती है, और अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पहले कंपनी मांगने की एंट्री करेगी फिर प्राप्त करने की एंट्री करेगी। एप्लीकेशन में पहले प्राप्त करने की एंट्री होती है फिर कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री होती है। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में पहले मांगने की एंट्री होगी फिर पैसे को प्राप्त करने की एंट्री होगी। तो अब अलॉटमेंट का पैसा आप मांगोगे तो क्या एंट्री करोगे, तो देखो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो आप एंट्री करोगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री करोगे आप। अब यहीं पर एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू करा, तो डिस्काउंट पे इशू करा तो सीधी सी बात है कि डिस्काउंट आप बोलो कंपनी के लिए लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। कंपनी ने 100 रुपये का शेयर था, 90 रुपये में इशू करा, 10 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट दे दिया तो कंपनी को लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हमेशा कंपनी के लिए क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। प्रॉफिट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बहुत बार बता चुका हूँ, अकाउंटेंसी अगर अपने को समझनी है तो आपको बैलेंस पता होने चाहिए। दो ही तो बैलेंस है, डेबिट और क्रेडिट। अगर ये बैलेंस क्लियर हो गए तो आपकी कभी भी एंट्रीज कभी गलत हो ही नहीं सकती। तो आप तुरंत दिमाग में लगाओ, डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस है, लॉस है तो हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। तो देखो अगर डिस्काउंट पे इशू करा है कंपनी ने शेयर, तो इस एंट्री के अंदर क्या चेंज आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डेबिट, क्योंकि ये लॉस है। और मान लो कंपनी ने डिस्काउंट पे इशू नहीं करा, मान लीजिए कंपनी ने प्रीमियम पर इशू करा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कहते हैं इसको, तो प्रीमियम पर इशू करा है, इसका मतलब ये हुआ 100 रुपये का शेयर था और कंपनी ने 120 रुपये में इशू करा, 20 रुपये प्रीमियम पर इशू करा, तो 20 रुपये कंपनी को ये लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ, तो ये कंपनी के लिए है प्रॉफिट, क्योंकि 100 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 120 रुपये में इशू करा, तो इसका मतलब कंपनी को ये 20 रुपये का हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ तो इसको कंपनी क्या करेगी, क्रेडिट। तो इस एंट्री के अंदर ही एंट्री क्या हो जाएगी, अब डिस्काउंट नहीं आएगा, फिर एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो या तो डिस्काउंट आएगा या प्रीमियम आएगा। डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो डेबिट कर देंगे डिस्काउंट की राशि से, प्रीमियम पर इशू कर रही है तो प्रॉफिट है तो प्रीमियम की राशि से क्रेडिट कर देंगे। तो ये तो हो गई पैसा मांगने की एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा मांगने की एंट्री हुई है ये। अब इसका पैसा प्राप्त होगा तो फिर इसकी प्राप्त करने की एंट्री कर दोगे। प्राप्त करने की तो सीधी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, और किस चीज़ का पैसा प्राप्त हो रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन में पहले पैसा प्राप्त हुआ फिर कैपिटल में गया, अलॉटमेंट का पैसा मांगते ही कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि लॉस है, प्रीमियम पर है तो प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया क्योंकि ये लाभ है, प्रॉफिट है, और फिर ये पैसा प्राप्त हो गया तो ये एंट्री कर दी। इसके बाद में कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी या सेकंड कॉल का पैसा मांगेगी, तो फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगी तो क्या एंट्री करेगी कंपनी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, और टू ये पैसा कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को मांगने की एंट्री है ये। और एक एंट्री करेंगे, ये पैसा प्राप्त होगा तब, तो प्राप्त होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा प्राप्त हुआ है तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल का पैसा प्राप्त हुआ है तो टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट।
तो ये एंट्रियाँ तो चूँकि आपको सारी आती थी, आपको एक बार मैंने रिवाइज़ कराई है। तो ये है चौथा तरीका अंश पूंजी में परिवर्तन करने का, फोर्थ पॉइंट, नए अंशों के निर्गमन द्वारा। तो यदि क्वेश्चन में नए अंशों के निर्गमन का कहा हुआ है तो उसकी अपन एंट्री कर देंगे, और डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट डेबिट कर देंगे, प्रीमियम है तो प्रीमियम क्रेडिट कर देंगे। और अब इसका एक अंतिम तरीका और समझ लीजिए, पांचवा पॉइंट है अनिर्गमित अंश पूंजी को रद्द करना, कैंसलेशन ऑफ अनइशूड कैपिटल। अब इसका क्या करना है, इसकी क्या एंट्री होती है, क्या हो इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, वो समझ लीजिए। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, इक्विटी शेयर कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। कब होता है ये क्रेडिट बैलेंस? निर्गमित करने के पश्चात। अगर आपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब कैपिटल बढ़ गई, और अगर आपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया, इसका मतलब कैपिटल कम हो गई। अब अपने को क्या करना है? अगर अपन कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी, और अगर अपन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो क्या होगा? क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल प्लस हो जाएगी, डेबिट करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस हो जाएगी। तो अब अपने को क्या करना है? अपने को अनिर्गमित अंशों को करना है रद्द। अनिर्गमित अंश का मतलब ऐसे अंश जो अभी तक अपन ने इशू नहीं करे। तो इसका मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, जो अंश इशू नहीं हुए, इसका मतलब उनका ना तो डेबिट बैलेंस है ना उनका क्रेडिट बैलेंस है। शेयर को इशू कर देते हैं, उसके बाद में शेयर कैपिटल का बैलेंस हो जाता है क्रेडिट। तो अपन ने शेयर इशू ही नहीं करे तो इसका मतलब उनका ना तो क्रेडिट बैलेंस है और ना डेबिट बैलेंस है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। अनिर्गमित अंश पूंजी को यदि रद्द करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो फिर अपने को पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ये बैलेंस शीट की असेट साइड, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो लायबिलिटी साइड में यहाँ जो अपन लिखते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, सबसे पहले अपन लिखते हैं निर्गमित पूंजी। तो निर्गमित ऑथोराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी लिखते हैं। ये अधिकृत पूंजी थी मान लो 1 करोड़। इस 1 करोड़ में से कंपनी ने 20 लाख रुपए के शेयर कर दिए रद्द। तो अब यहाँ पर ऑथोराइज्ड कैपिटल अपन 1 करोड़ की जगह दिखाएंगे 80 लाख। बस बैलेंस शीट के अंदर अधिकृत पूंजी में कमी करके लिख दिया जाता है, क्योंकि अनिर्गमित पूंजी थी, वो अनिर्गमित पूंजी रद्द हो गई तो ना तो उसका कोई एंट्री करनी है अपने को, खाली बैलेंस शीट के अंदर ऑथोराइज्ड कैपिटल में कमी करके लिख देंगे बस, और एंट्री इसकी कोई करनी नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपने ये 5 तरीके हो गए। अपने 5 तरीके थे अंश पूंजी में परिवर्तन करने के, और वो 5 तरीके अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन नए तरीके की बात करेंगे। अभी तक अपन ने, अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे अंश पूंजी में कमी करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी एंट्री ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, और इसकी एंट्री करने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन भी आती है, आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तो एंट्री आपको परमानेंट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। तो अंश पूंजी में परिवर्तन करने के अपने 5 तरीके हो चुके हैं। अंशों के समीकरण द्वारा, अंशों के उपविभाजन द्वारा, अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलने के द्वारा, नए अंशों के निर्गमन के द्वारा, और अनिर्गमित अंश पूंजी को रद्द करके। ये 5 की अपन ने बात कर ली है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे अंश पूंजी में कमी कैसे की जाती है, और अंश पूंजी में कमी करने की क्या क्या एंट्री हो सकती है, कितने तरीके हो सकते हैं, क्या क्या विधियां हो सकती हैं, वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और उसके बाद में अपना बचेगा ये वाला पॉइंट,
कंपनी के सदस्यों, लेनदारों और ऋण पत्रधारियों के साथ योजना बनाना। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आपका जो 20 नंबर का सवाल आएगा वो मिक्स आएगा, सबकी एंट्री मिक्स करके पूछेगा। एक एंट्री समेकन की पूछ लेगा, एक एंट्री इक्विटी को स्टॉक में बदलने की पूछ लेगा, 2-3 एंट्री अंश पूंजी में कमी करने की पूछ लेगा, 2-4 एंट्रियां इसमें से पूछ लेगा, और ऐसे करके मिक्स सवाल बन जाएगा आपका 10-15 एंट्रियों का। तो इसलिए आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने ज़रूरी हैं। बहुत आसान पॉइंट्स हैं, बहुत आसानी से समझ में आते हैं। मैं बिल्कुल, मेरे को पूरा विश्वास है आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे अंश पूंजी में कमी करने की। सो थैंक यू वेरी मच।